चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। और आज हमारा बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 और सेकेंड डे है, पार्ट 2। ठीक है, आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कि आज कौन सी क्लास है। ठीक है, आपको हमेशा बोर्ड पर पीछे लिखा हुआ दिख जाएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक आ चुके थे कि वातावरण के घटक कितने हैं, अंग है ना, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। खासकर जो मैंने आपको बताया कि आपकी सारी किताबें किस पर ध्यान दे रही है, बाह्य वातावरण को ही वातावरण मान रही है। ठीक है, तो हालांकि इसमें कुछ बातें हैं जो अपने को समझ में चाहिए, जैसे कि ग्राहक है ना, पूछा जा सकता है कि ग्राहक कौन होता है। बेटा ध्यान रखना, इसको कस्टमर, इंग्लिश में हम कस्टमर बोलेंगे, ग्राहक, और एक होता है उपभोक्ता, है ना। ग्राहक और उपभोक्ता दोनों में अंतर क्या है? कस्टमर और कंज्यूमर, ग्राहक और उपभोक्ता। उपभोक्ता वो है जो आपके प्रोडक्ट का, आपके उत्पाद का क्या करता है, उपयोग करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो कि डेयरी मिल्क खाता है ना, तो वो छोटा बच्चा क्या होगा, उपभोक्ता। और उसके पिताजी जो उसको क्या दिला रहे हैं, उस डेयरी मिल्क दिला रहे हैं, तो डेयरी मिल्क जो खरीद रहा है वो क्या कहलाएगा, ग्राहक। ठीक, उपभोक्ता का मतलब हुआ जो वस्तु का उपभोग करता है। तो ग्राहक कभी कभार उपभोक्ता हो सकता है ना। मतलब खुद बच्चे ही खरीदने चले जाए तो वो ग्राहक भी हो गया और उपभोक्ता भी हो गया। ठीक है, ये बिजनेस पर बहुत अधिक, अब हम ग्राहक की बात कर रहे हैं, राइट। तो ग्राहक जो होते हैं वो हमारे व्यवसाय पे बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। कैसे? भाई हम वही उत्पादन करेंगे ना जो ग्राहक को पसंद है, कि हमारी मर्जी से उत्पादन कर देंगे कि लो ये लो, नहीं। ग्राहक डिमांड कर रहा है कि भैया अब तो मोबाइल में 108 मेगापिक्सल होना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा 64 में। तो बिजनेस को आविष्कार करना पड़ रहा है, नया लाना पड़ रहा है। ये सब मार्केट से धीरे धीरे डिमांड आती है, जिसको कस्टमर के थ्रू आती है, जिसको कोई भी बिजनेस उसको समझने की कोशिश करता है कि ग्राहक चाहता क्या है ना। कभी कभार ग्राहक क्या कर देता है, एक प्राइस सीलिंग लगा देता है। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है एक मैक्सिमम लिमिट। वो आपके प्रोडक्ट को इससे ऊपर तो खरीदना पसंद ही नहीं करेगा, राइट। तो ग्राहक आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपूर्तिकर्ता कौन होते हैं? आपके व्यवसाय में जो कच्चा माल आपको भेज रहे हैं उसको हम आपूर्तिकर्ता कहते हैं, राइट, है ना। और ये भी आपके व्यापार को बहुत अधिक तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि यदि आपके पास का आपूर्तिकर्ता, मान लो आप सीमेंट वाला बिजनेस करते हैं, राइट, है ना। सीमेंट के बिजनेस में मालूम है सबसे खतरनाक महंगा क्या पड़ता है? सीमेंट से ज्यादा उसका ट्रांसपोर्ट, उसको लाना ले जाना, है ना। आपका आपका जो सप्लायर है वो आपके पास में है, उसने आपको मना कर दिया सीमेंट देने से, आपका बिजनेस का प्रॉफिट और आप पूरे हिल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप यदि अभी अपना माल इसलिए बेच पा रहे थे क्योंकि आप बहुत पास से क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, है ना। तो आपको ट्रांसपोर्ट कम पड़ रहा था, इसलिए आप लोगों को सस्ता भी दे पा रहे थे। अब क्योंकि आपके पास वाले सप्लायर ने आपको मना कर दिया, राइट, या उसने भाव बढ़ा दिया, अब आपकी दिक्कत खड़ी हो गई। क्योंकि या तो आप दूर से लेके आओगे तो महंगा पड़ेगा और आपको भी कस्टमर को महंगा देना पड़ेगा, और हो सकता है कि कस्टमर आपसे अब महंगा मिलने के कारण कहीं और निकल जाए। समझ में आ रही? या रेट बढ़ गया तो भी वही बात होगी। तो आपूर्तिकर्ता भी आपके व्यापार को बहुत अधिक तक प्रभावित करते हैं। कभी कभार ये आपूर्तिकर्ता, यदि कुछ ही आपूर्तिकर्ता है बेटा, वो आपस में मिल जाते हैं। बात समझो कि एक डिस्ट्रिक्ट में मान लो 3 आपूर्तिकर्ता है। जैसे हमारे यहाँ एमआई वाले हैं, 3 एमआई स्टोर है मोबाइल के, है ना। टीवी वगैरह एमआई स्टोर से ही अच्छे मिल सकती है, राइट। तीनों अलग अलग है। खरगोन जिले में ये तीनों ही मोबाइल पहुंचा रहे हैं, मान लो, है ना। ये तीनों अभी तक तो एक दूसरे से क्या कर रहे थे, मान लो कंपटीशन कर रहे थे, इसलिए कस्टमर को फायदा हो रहा था क्या, कि सस्ते में देते जाते थे, है ना। दोनों भाव गिरा रहे थे या ऑफर दे रहे थे। पर ये तीनों ने एक दिन मीटिंग कर ली। इन्होंने कहा कि बेटे अब अपन, है ना, अपन आपस में लड़के किसका फायदा कर रहे हैं, कस्टमर का, और अपना नुकसान। अब अपन एक एसोसिएशन बना लेते हैं। अपन कोई भी चीज इससे कम में, तो इससे कम छोड़ो, अपन तो अब तो इतनी महंगी बेचेंगे, बेटा लिया जा और कहीं से। समझ में आ गई बात? आपूर्तिकर्ता मिल गए,
है ना। ठीक, प्रतियोगी, प्रतियोगी कौन हो गए? कॉम्पिटिटर, ये भी आपस में मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉम्पिटिटर भी मिल सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, है ना। विक्रय प्रमोशन स्कीम चालू करके, विक्रय प्रमोशन स्कीम्स क्या होती है आगे सब पढ़ने को मिलेगा। जनता विपणन मध्य, ये तो ठीक थे। अब हमारा आज का टॉपिक जो कि हमको पढ़ना था, समष्टि या सामान्य वातावरण के घटक, ठीक, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण से अभिप्राय एक देश की आर्थिक प्रणाली से। अब आर्थिक प्रणाली तो आप लोग जानते हो, यदि नहीं जानते हो तो हमारा वीडियो इकोनॉमिक्स के 12th का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा आर्थिक प्रणाली क्या होती है। यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ क्या हो गई? जैसे कि हमारे देश में इनकम टैक्स क्या रहेगा, है ना, ये क्या हो गई? आर्थिक नीति। जीएसटी का रेट क्या होगा, ये क्या हो गई? आर्थिक नीति हो गई। ठीक है, एक मजदूर को दिन भर में कितना मिनिमम में वेजेस मिलना चाहिए, ये क्या हो गई? आर्थिक नीतियाँ हो गई। अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो एमएसपी, है ना, मैक्सिमम सेल प्राइस, एमएसपी, है ना, तो वो सपोर्ट प्राइस वो अलग चीज है थोड़ा सा, है ना। ये सब क्या कितना रहेगा, ये क्या कहलाता है? आर्थिक नीतियां कहलाती है। आर्थिक दशा, आर्थिक दशा का मतलब है जैसे कि अभी हमारी इंडिया की थोड़ी हालत खराब है कोरोना के कारण। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि सारा बिजनेस बंद हो गया था, तो वो जो आर्थिक चक्र है, प्रणाली जिसको हमने बोला, वो जाम हो गया। अब उसको फिर से चलने में टाइम लगेगा, है ना। कोई खड़ी गाड़ी हो जाए तो फिर टाइम चलने में, उठने में टाइम लेती है ना, ताकत भी लगती है, ज्यादा पेट्रोल भी लगता है। सेम वही अभी हमारी आर्थिक दशा है। ठीक है, यदि बंगाल की कहें तो उनकी आर्थिक दशा हमारे से भी कहीं ज्यादा गिरी हुई है। पाकिस्तान की तो बात ही मत करो, है ना। फिर यदि हमसे अच्छे देश भी हैं तो उनकी आर्थिक दशा अच्छी है। ठीक है, तो इसको आर्थिक दशा बोलते हैं। ये तीनों घटक व्यवसाय को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं, है ना। जीएसटी रेट क्या होगा उस पर हमारा डिसाइड होगा, है ना। आर्थिक दशा, यदि किसी देश की आर्थिक दशा ग्रोइंग है, जिसको बोलते हैं वृद्धि वाली, तो आपका बिजनेस भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, है ना। अब अफ्रीका के जंगलों में तो हम धंधा करने नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां तो खराब हालत ही खराब है ना। ये वो चीज है। प्रत्येक आर्थिक तत्व व्यवसाय के लिए या तो खतरा पैदा कर सकते हैं या अवसर, ये तो मैं सब समझा चुका हूं, है ना। अतः व्यापारी एवं प्रबंधक को अवसरों का लाभ उठाने तथा खतरों का अवसरों में परिवर्तन करने के लिए आर्थिक वातावरण की विभिन्न शक्तियों पर समय रहते हुए नजर रखना जरूरी है। वातावरण का एनालिसिस तो करते रहना पड़ेगा। आप यदि बिजनेस कर रहे हो तो आपके वातावरण में क्या चल रहा है, व्यवसायिक वातावरण में, ये आपको नजर रखनी ही पड़ेगी यदि आप घाटे से बचना चाहते हो और आप तरक्की करना चाहते हो। ठीक है, आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक। देखो, प्रश्न किससे पूछा जा सकता है? ये 4 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, है ना। पूछा जा सकता है कि समष्टि व्यावसायिक वातावरण क्या है, सामान्य वातावरण क्या है, आयाम, है ना। या फिर सिंपल सा पूछ सकता है व्यावसायिक वातावरण के घटक समझाइए। तो व्यावसायिक वातावरण के घटक में वो आंतरिक को तो भूल ही जाना, है ना। यही 4 है, ठीक है ना। इन 4 को हमको कितना कितना लिखना है, ये पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। पर मान लो वो आपसे पूछ ले कि आर्थिक वातावरण को समझाइए और 4 नंबर में, तो आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखना होगा और उसके बाद में छोटे छोटे 2-3 घटक समझाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना। 3 कौन से? आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति और आर्थिक दशा। इन चीजों को समझाना पड़ेगा, इनके अंदर की तो बात ही नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। चलिए, तो आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी प्रणाली, सोशल और मिश्रित, ये तीनों बात हमने इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ा रखा है ना। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बेटा, है ना। कैपिटलिस्ट, सोशल, है ना, ये प्रणाली होती है। और मिश्रित, हमारा देश कौन सा है? मिश्रित पर है, तो हम वहाँ ये देख चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकारी नीति, जो आर्थिक नीतियाँ जो होती है ना, इसमें ये मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी व्यापार नीति। औद्योगिक नीति मतलब हम हमारे उद्योग को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कौन से उद्योग को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को जहां तक याद है 26 जनवरी पर 2020 में
है ना। भाषण में उन्होंने कहा था कि हम लोगों को विदेश घूमने की बजाय हमारे देश में ज़्यादा घूमने को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश में घूमने जाएंगे तो हमारे देश जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ डिमांड क्रिएट होगी, रुकने की व्यवस्था की, वहाँ होटल आएगी, होटल में 4 लोग काम करेंगे, है कि नहीं। तो हमारे यहाँ की आर्थिक प्रणाली अच्छी होगी। हम यदि विदेश घूमने जाते हैं ना बेटा, तो हमारे देश का नुकसान बहुत होता है, ये याद रखना, क्योंकि हमारा पैसा विदेश में चला जाता है ना। हम जब विदेश घूमने जाते हैं ना, हमारा नुकसान बहुत होता है। देश में घूमोगे तो देश का फायदा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आर्थिक नीति। मोदी जी किस पे जोर देना चाह रहे हैं कि आप हमारे मतलब वो टूरिज्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, पर्यटक विभाग को मजबूत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा देश में इतने अद्भुत अद्भुत जगह हैं, सच में हमारे देश में जितनी अद्भुत जगह हैं, है ना, उतना कहीं नहीं है विश्व में। तो दुनिया को यहाँ बुलाओ ना, हम काहे को जाए दुनिया के बाहर। ये क्या हो जाएगी, एक सरकार की एक आर्थिक नीति हो जाएगी, क्या, कि यदि विदेश जाओगे तो इतना % टैक्स। समझ में आ रही बात, विदेश नीति हो जाएगी, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, नीतियां तो हम 1 घंटा भी इन पे बात करें तो कम है, इसलिए हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। आर्थिक दशाएं, आर्थिक दशा का मतलब, तो आर्थिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति, अर्थात क्या अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। याद करो, ये भी इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा चुके हैं भाई। अर्थव्यवस्था की प्रकृति का मतलब है अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान है का मतलब है कि हमारे यहाँ के लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग काय में लगे हुए हैं, कृषि संबंधित व्यवसाय में लगे हैं। तो हमारा देश क्या है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से कृषि प्रधान देश है। या औद्योगिक प्रधान है, औद्योगिक प्रधान चाइना है, वहां सबसे ज्यादा उद्योग है, ठीक। या सेवा प्रधान, सेवा प्रधान मतलब सर्विस देना, सर्विस जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, एक सर्विस है, राइट। तो हमारा देश अजीब है थोड़ा सा, हमारे यहाँ लोग सबसे ज्यादा लगे हैं कृषि में, ठीक, पर हमारे देश की सबसे ज्यादा इनकम होती है सेवा से। बात समझ में आ रही है, सबसे ज्यादा लगे काय में है, कृषि में। पर कृषि कृषि से इतनी इनकम नहीं आती है, सबसे ज्यादा इनकम होती है हमारे देश की कहां से, सेवा से। ये जो कॉल सेंटर अपन बोलते हैं ना, हम विदेशी लोगों को सेवा देते हैं बेटा, है ना। इंडिया सर्विस प्रोवाइडर है, चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरर है। समझ में आई बात। जैसे चाइना का डंका बजता है ना पूरे विश्व में, कितना सस्ता बना देता है, वैसे ही हमारा चलता है विश्व में। लोग हमको पहले याद करते हैं यदि सर्विस देना हो तो। क्यों, इंडिया के जो लोग हैं उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है बेटा, वो इतना अच्छा है, हमारा अंदर का जो बनावट है, कि हम कोई सी भी लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। कल परसों ही पेपर में आया था, इंडिया के लोग सबसे तेजी से भाषा सीखने वालों में से है, अन्य भाषा सीखने वालों में से, और बहुत अच्छे से भी बोल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। चाइना कोशिश भी करता है तो नहीं कर पाता है। क्यों, उनका मुंह वहीं बंद हो जाता है, खुलता ही नहीं उनका मुंह, है ना। और ये विशेषता हमारे मुंह में क्यों है मालूम है, ये मेरे पापा जी डॉक्टर है, बड़े पापा जी, है ना। उन्होंने बताया कि हम लोग ये जो मिर्च खाते हैं ना, मिर्च के कारण हमारे चेहरे के अंदर जो है ना, ये इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और बाकी सब विदेशी देखना, ये लोग मिर्च खाते ही नहीं है, ये सब पिघला जाता है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो अब इसका मतलब नहीं तू भक्के मार ले मिर्ची के, है ना। तो बोले और मुंह फ्लेक्सिबल करना है, ऐसा नहीं है ना। चलिए, आर्थिक विकास का स्तर, औद्योगिकी प्रकृति, उत्पादन लागत, ये सारी चीजें होती है। आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव, ये जरूर पढ़ लेना, है ना, ये जरूर पढ़ लेना, इसको टिक लगा लो कि आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव होता है। तो ये होता है, ठीक है। उच्च मुद्रास्फीति दर, अब ये क्या होता है सर, उच्च मुद्रास्फीति दर, बेटा ये भी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि मैं बता देता हूं, जैसे डॉलर और रुपए, तो $1 अपने को लेना हो तो अभी 70 का रेट चल रहा है, तो हमको कितने देने पड़ेंगे, 70 रुपए। इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको विनिमय दर बोलेंगे, सॉरी, है ना।
और उच्च मुद्रास्फीति दर का मतलब होता है महंगाई। उच्च मुद्रास्फीति दर का मतलब क्या होगा? महंगाई। ठीक है, यदि महंगाई का टाइम चल रहा है तो माल के मूल्य तथा मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी। हर चीज महंगी मिल रही है तो आपका रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा और मजदूरी भी महंगी हो जाएगी। सर मजदूरी क्यों महंगी होगी? शायद मैंने किसी क्लास में बताया, मेरे को याद नहीं आप लोगों को बताया है या नहीं। तो वो सिंपल सी बात है, कोरोना काल में आपने एक चीज देखी, मैंने शायद बताया है कि हर व्यक्ति ने अपने रेट बढ़ा दिए, है ना। अब रेट बढ़ा दिए तो मजदूर भी अपना रेट बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको भी तो जीवन यापन की चीजें महंगी पड़ रही है। अब मजदूर ने रेट बढ़ा दिया तो फिर से वो मैन्युफैक्चरर फिर रेट बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अब उसको मजदूरी ज्यादा देनी पड़ रही। तो ये है ना, महंगाई ऐसी ऐसी बढ़ती चली जाती है, उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कल के वीडियो में कहा है ये आप ही लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। बैंकों द्वारा आसान वित्तीय योजना लागू करने से करों की मांग, कर मतलब लोन, यहाँ पर वो आएगा, है ना, टैक्स होना चाहिए से कर का मतलब तो, पर यहाँ पर अपन है ना लोन लिख लो, ऋणों की मांग, है ना। बैंकों द्वारा आसान वित्तीय योजना लागू करने पर ऋणों की मांग व भवन निर्माण आदि में वृद्धि होती है। ठीक है बेटा। चलिए सामाजिक वातावरण, तो वही रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यूज, वैल्यूज मतलब ये कीमत की बात नहीं हो रही है, कायदे वो हमारे हमारे घर का ये नियम, हमारे इसका नियम, ये वो मूल्य। फैशन, आकांक्षाओं, है ना, शिक्षा का स्तर, सामाजिक प्रवृत्तियां आदि के एक समूह को दर्शाता है। मतलब ये सब मिलके क्या बनता है? सामाजिक वातावरण बनता है। ठीक है, और ये भी बहुत हद तक किसी बिजनेस पर असर डालता है। ठीक है, सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक में क्या क्या आ गई? परंपरा, मूल्य, सामाजिक प्रवृत्ति, ये सब क्या आ गए? इसके घटक आ गए, है ना। बेटा बस पढ़ के जाना जरूर, ये याद रखना, 2-3 बार पढ़ लेना कि घटक कौन कौन से होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि सामाजिक वातावरण के घटक इनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 तो ये लिख देंगे, चौथा और कोई सा लिख देंगे, उसको निकालना रहेगा तुमको बाहर, है ना। मतलब पढ़ना जरूर है इनको, है ना। सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव, तो सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय। देखो यदि कोई सा देश जहां पर सामाजिक न्याय है, वहां पर कोई भी कंपनी वहां पर अपना बिजनेस चालू करना पसंद करेगी। देखो एक बात बताओ, अफगानिस्तान ना रोज के बम फूट रहे हैं, है ना, सीरिया वो तो बर्बाद ही हो गया, राइट। कोई वहां बिजनेस डालने की सोचेगा? अच्छा, एक और जगह, पाकिस्तान, पाकिस्तान में न्यायिक नाम का कुछ है ही नहीं, है ना। कोई वहां जाना चाहेगा? क्यों नहीं बिजनेस चालू करेगा वहां? क्योंकि यार किसी केस कुछ भी हुआ तो वहां तो न्याय तो मिलना ही नहीं अपने को, समझ में आ रही ना। तो ऐसी जगह व्यापार नहीं जाएगा, ठीक है ना। समानता, जहां लोगों को हर चीज की समानता मिले, पारिश्रमिक, राइट। तकनीकी वातावरण, तकनीकी वातावरण का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी, है ना। अभी यदि ढंग से देखें तो विदेश ऐसे कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ढंग से 2G नहीं चल रहा है। हालांकि अपने अभी अपन 5G के लिए प्लान कर रहे हैं, और मैंने ऐसा सुना है कि जापान तो 8G चला रहा है, समझ रहे हो, है ना। कौन सा चला रहा है? 8G। और अभी अपन 5वें के लिए मेहनत कर रहे हैं। फायदा इससे है, बहुत है, हमारी जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। देखो चाइना क्यों आगे, जापान क्यों आगे, वो टेक्निकली आगे हमसे, वहां 8G चल रहा है। हमने जब नेट नहीं सुना तो वो दौड़ाते थे, समझ रहे हो। तो वो तो टेक्निकल रहेंगे, टेक्नोलॉजी उनकी रहेगी, बड़ी बड़ी मशीनों से काम कर रहे हैं वो, है ना। तो वो ऑब्वियसली हमसे ज्यादा होंगे। तो ये वही है, तकनीकी वातावरण के अंतर्गत वस्तु व सेवाओं को पैदा करने व व्यवसाय को चलाने की नई विधियां व आधुनिक तकनीकों के नव प्रवर्तन अथवा खोज को सम्मिलित किया जाता है। बात समझ रहे हो? नई नीतियां, आधुनिक तकनीक, है ना,
इसको हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो ये कुछ व्यवसायों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और कुछ के लिए अवसर। हमेशा हर वातावरण में यही लिखना है ना। बिजनेस क्या करेगा, उन खतरों पर नजर रखेगा, अवसरों पर नजर रखेगा, खतरों को अवसरों में बदलने की कोशिश करेगा, या अवसरों को क्या करेगा, उनका लाभ उठाने की कोशिश करेगा। राइट, मुख्य घटक ये रहे और उसके प्रभाव। बेटा आप लोग पढ़ लेना, है ना। मैं इसमें, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ खास समझाने लायक है, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। ऐसा कुछ इसमें खास लग नहीं रहा मुझे। चलिए, राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक तो आप हर व्यक्ति जानता है यार, है ना। किसान आंदोलन को ऐसा न्यूज सुनने में आ रही है कि वो काय में बदल गया है, राजनीतिक आंदोलन में बदल गया है ना। टाटा कंपनी को जब बंगाल से भगाया गया था, पश्चिम बंगाल से अपने, वो एक राजनीतिक आंदोलन था और कुछ नहीं था, है ना। अब जरा सोचो, कोई व्यक्ति बंगाल में कंपनी डालने की सोचेगा? क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि वो जानता है कि यहाँ की राजनीति इतनी खराब है कि अपने करोड़ों रुपए की बारह बजा देंगे। पर गुजरात के लिए क्या सोचेगा? चलो भाई चलो, मोटा भाई के पास चलो, गुजरात में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। यही क्या हुआ, राजनीतिक वातावरण हुआ, है ना। देखो लिखा हुआ है, जैसे देश में सामान्य स्थायित्व व शांति तथा सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाता है। देश में राजनीतिक स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब क्या हो, राजनीतिक भाई 5 साल के लिए सरकार चुनी है तो 5 साल तक चले, है ना। एक दौर था 2090 से लेकर 94 तक, हर 9 महीने में सरकार गिर रही थी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आर्थिक विकास भी गिर जाएगा बेटा, मतलब बिजनेस भी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सरकार आती है, बोलती है हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, पर्यटन को, और दूसरी आती बोले क्या पर्यटन, पर्यटन कृषि पे देंगे। तो पर्यटन के लिए बेचारे ने प्लान करा, किसी कंपनी ने वहां होटल डालने की प्लानिंग करी, जमीन खरीदी, ना प्लान बदल गया। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा देश जिसमें क्या है, राजनीतिक उथल पुथल ज्यादा है, वहां पर कंपनियां नहीं आएगी, बिजनेस नहीं आएगा। कोई भरोसा नहीं यार, कोई सी सरकार पलटी फिर उसने अपनी नीतियां बदल देना, है ना। ये देखो ना क्या लिखा है, सरकार के व्यवसाय की प्रति दृष्टिकोण, मतलब कौन से व्यवसाय को महत्व देता है वो सरकार, उस पर निर्भर करता है। उसी के हिसाब से क्या बनेगी, नीतियां बनेगी। अब सरकारी उथल पुथल होती रहेगी तो किसके अनुसार काम करोगे आप? आपको घाटा हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसे राजनीतिक वातावरण पर ध्यान रखना पड़ेगा जहां उथल पुथल ना होती हो, ठीक है। राजनीतिक वातावरण के मुख्य घटक तो ये वही सब हो गए। देश में राजनीतिक स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब वही कितना लंबा टिकता है ना कोई सरकार। देश में शांति व सुरक्षा, है ना, सुकून चल रहा है, पता चला आंदोलन ही आंदोलन हो रहे हैं, तो वो बोलते हैं ना न्यूज वाले, ये आंदोलन हमारे देश की छवि को खराब कर रहे हैं। यही तो खराब कर रहे हैं। अभी आप देखो, पिछले 2 साल से, जब से नई सरकार आई है मोदी गवर्नमेंट की, दिल्ली में धरने ही धरने चले जा रहे हैं। अब वहां दिल्ली में कोई बिजनेस डालने की सोचेगा क्या? बोले यार यहाँ तो मतलब काम ही नहीं करने देते लोग यार, उठे टूटे हर चीज के लिए आके खड़े हो जाते हैं। समझ में आ रही ना। अब बताओ, उस रोड से रोज जो कर्मचारी निकल रहे होंगे उनको कितनी तकलीफ आ रही होगी। रोड ही बंद है, ना जाने कितना घूम के आ रहे होंगे, उससे बिजनेस को कितना नुकसान हो रहा होगा, हाँ या ना, है ना। तो ये चीज व्यवसाय को प्रभावित करती है। सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, सरकार का प्रकार, मतलब प्रकार मतलब एक दल है या बहुदलीय सरकार है। अरे सिर्फ एक ही बीजेपी की है या वो गठबंधन है? समझ में आ रही है बात। गठबंधन में क्या दिक्कत है, जरा सोच के तो, फायदा किसमें है, एक पार्टी वाली सरकार में या बहु पार्टी वाली सरकार में? किसमें फायदा है? व्यापार को, है ना, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए एक पार्टी में। क्योंकि बहुदलीय में बहुदलीयों को सबको समझाना पड़ेगा, है ना। हर व्यक्ति अपना अलग मंत्री पद मांगेगा और अपनी चलाएगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है बहुदलीय को। और एक पार्टी रहेगी तो बेचारा एक तरफा डिसीजन ले पाएगा। समझ में आ रही बात। इसलिए 2019 के चुनाव में जनता ने जो था, ये था क्या बोलते हैं इसको, महागठबंधन,
उसको जनता ने नकार दिया कि बेटा तुम तो क्या है ना गठजोड़ की जनता कर रहे हो, है ना, एक तुम्हारा एक बोलेगा कि मेरे को वो बना दो, मेरे को वो बना दोगे, तुम लड़ते ही रहोगे, न देश का नुकसान ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। ये देश की जनता जानती थी, इसलिए उन्होंने उनको हटा दिया। ठीक है बेटे, चलिए। तो राजनीतिक वातावरण के व्यवसाय पर प्रभाव, ठीक है, ये देख लेना, एग्जाम्पल भी दिए हुए अच्छे दिए हुए हैं। वैधानिक वातावरण, वैधानिक मतलब कानून, कानून की स्थिति क्या है ना। जैसे अधिनियम, अधिनियम मतलब ये सब कानून नहीं होते, जैसे अभी कृषि कानून आया, ये अधिनियम कहलाएगा, है ना। देश में केंद्रीय या राज्य स्तरीय स्थानीय स्तर पर नियुक्त विभिन्न आयोग, आयोग मतलब ये कमेटियां बिठाते हैं ना, वो, है ना, एजेंसियों के निर्णय होता था, न्यायालय के फैसले, मतलब ये सब हमें बताते हैं कि भैया वहां की व्यवस्था कैसी थी। वो कानून व्यवस्था यदि गड़बड़ होगी तो फिर तो कुछ भी सही नहीं हो सकता, इसलिए वहां का कानून व्यवस्था कैसा है ये हमको देखना पड़ेगा, है ना। व्यवसाय तथा कानून में परस्पर घनिष्ठ संबंध, मतलब बिजनेस और कानून में कितना संबंध है ना, क्योंकि एक बिजनेस वहीं जाना पसंद करेगा जहाँ कानूनी व्यवस्था अच्छी हो, नहीं तो वो अपने करोड़ों रुपए वहां क्यों लगाएगा, ठीक है ना। प्रबंधक को हमेशा कानून में परस्पर परस्पर के दायरे में ही काम करना पड़ता है और कानून के हिसाब से ही चलना पड़ता है। एक इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो कानून बना है उसके हिसाब से। वैधानिक वातावरण जहां एक और अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर अनेक प्रतिबंध और बाधाएं उत्पन्न करता है। जैसे अभी कोरोना काल में नियम बना दिए हैं, सैनिटाइज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सब वही है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसमें आ जाते हैं सीधे भारत में आर्थिक वातावरण। मतलब बहुत ही आसान है, 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने चैप्टर 2 में आपको अच्छे से पढ़ाया, चैप्टर 1 भी अच्छे से पूरा जोर दे के पढ़ाया। अब जहां जहां मुझे लगता है कि एक सामान्य ज्ञान है, वहां में आप लोगों को एक एक लाइन नहीं पढ़ के बताऊंगा, है ना, पॉसिबल नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जहां हमें जरूरत है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो भारत में आर्थिक वातावरण से मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ, क्योंकि 11th का टॉपिक है पूरा पूरा, है ना। हमने यहाँ पर भारतीय आर्थिक वातावरण को 3 भागों में बांट दिया है, 3 शीर्ष में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, मतलब उस समय के आसपास की बात, 1947 के आसपास, 50 के आसपास की बात। फिर सन 51 से 90 तक क्या हुआ हमारे देश में आर्थिक वातावरण में, और सन 91 के बाद से क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो यह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हम, हमारी देश की स्थिति क्या थी वो देखना है ना। तो ब्रिटिश शासन के 200 वर्ष के दौरान गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कम उत्पादन जैसी विभिन्न समस्याएं उठ खड़ी हुई। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशों ने हमारे अर्थव्यवस्था को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी पर चोट करा था। टैक्स बहुत लगा दिया था उन्होंने हमारे यहाँ, है ना, कोई भी बिजनेस करने पर, ठीक है। कच्चा माल सस्ते में, पर यदि आपने कोई माल को फिनिश गुड में बदल दिया है, उत्पाद में, तो है ना, आप पर टैक्स बहुत लगाया जाता था। और कच्चा माल सस्ते में खुद खरीदते थे, और उसी को, मतलब कपास अपने से ही खरीदते थे, उसी को इंग्लैंड ले जाकर कपड़ा बना के हमको महंगे में बेचते थे, ये करते थे वो लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से मुख्य विशेषता ये है, कृषि क्षेत्र में प्रधानता, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के वातावरण की मुख्य विशेषताएं। कृषि क्षेत्र की प्रधानता, कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 हिस्सा कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है ना, इसलिए तो हम कृषि प्रधान क्षेत्र वो अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कुल जनसंख्या का 85% भाग गांव में निवास करता था, है ना। उत्पादन में पुरानी और अप्रचलित तकनीकों का प्रयोग होता था, मतलब उस समय भी जो तकनीकें थी वो नहीं थी हमारे पास उस समय की भी, और आज भी ऐसे ही चल रहा है वैसे तो है ना। अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, मतलब हॉस्पिटल नहीं थी, महामारी, छूत की बीमारियां ज्यादा फैल रही थी। जरा सोच के देखो, अभी तो कोरोना कम है, रियल में कम है। उस समय जब महामारी आती थी ना, तो गांव के गांव निपट जाते थे बेटे, खत्म।
स्वतंत्रता के तुरंत बाद आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार ने कुछ योजनाएं नीतियां बनाई। इन योजनाओं और नीतियों की मुख्य विशेषताएं सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व देना था। बेटा सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व देने का मतलब क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हुआ सरकारी। सरकार बोलते हैं ना पब्लिक की है, पब्लिक मतलब सार्वजनिक। जैसे हमारे यहाँ कोई गार्डन बना हुआ है, नगर पालिका जिसको मेंटेन कर रही है, उसको हम पब्लिक गार्डन बोलेंगे, उसको सार्वजनिक गार्डन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वह पब्लिक का है, सार्वजनिक का है। मतलब कि उस पर कंट्रोल है वो पब्लिक के लिए, पर उस पर कंट्रोल किसका है? सरकार का है। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों को महत्व दिया। कहने का मतलब बसें चलेगी तो सरकारी, हॉस्पिटल होगी तो सरकारी, स्कूल होगी तो सरकारी, है ना, एयरलाइन, एयरलाइन समझना, सरकारी, हर चीज सरकारी। कुछ भी बनाना है सरकार बनाएगी। क्यों? क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से जले हुए थे। बात समझ में आ रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी याद है ना बेटे? हम उसमें धोखा खा चुके थे, इसलिए हम किसी को कोई काम करने ही नहीं देते थे। हम बोलते थे सब हम कर लेंगे। कौन बोलती थी? सरकार। हम कर लेंगे। तू ही बनाना है हम बना के देंगे, कपड़ा बनाना है हम बना के देंगे। हम किसी कंपनी को नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले ही 200 साल उसके चक्कर में गुलाम रह चुके, कंपनी के चक्कर में। ठीक है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों पर महत्व दिया। मतलब कि सरकार ने हर क्षेत्र जो भी काम का था उसमें सरकार ने बोला हम करेंगे। उसके बाद क्या हालत हुई हो तो तुम जानते हो। सरकारी बसों की हालत तुम जानते हो, सरकारी स्कूलों की हालत तुम जानते हो, सरकारी हॉस्पिटल की हालत जानते हो, है ना। तो सन 1951 से 90 तक आर्थिक स्थिति को जरा देखो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भुखमरी, गरीबी, बेकारी, कम उत्पादन जैसी मूलभूत समस्याओं के निवारण हेतु व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय और सामाजिक प्रयत्नों की आवश्यकता अनुभव की गई। इन्हीं प्रयत्नों के ने देश में आर्थिक नियोजन को जन्म दिया, जो 1951 में देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। याद रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुई थी? 1951 से। ठीक। वर्तमान में कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यरत है, ये भी ध्यान रखना। देश में आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। और यहां पर हमने क्या देखा? मतलब 1951 से 90 तक क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था को संरक्षण प्राप्त हुआ। मतलब इसके पहले तो अर्थव्यवस्था की 12 बजाई जा रही थी, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश लोगों द्वारा। अब उसको हमने संभालने की सोची। सार्वजनिक क्षेत्रों को अहम भूमिका प्रदान की गई। मतलब कि हर काम सरकार करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र को। समझ में आ रही बात? देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के नियंत्रण, जैसे व्यापार एवं विनिमय क्षेत्र में निजी क्षेत्रों पर कई प्रतिबंध लगाए गए। ये वही बात है, मत करो हम कर लेंगे, निजी मत करो। बस चलाना है निजी नहीं चला सकते। आज भी शायद महाराष्ट्र में आप प्राइवेट बस नहीं चला सकते, महाराष्ट्र के अंदर अंदर। बात समझ में आ रही है? वहां पर बस किसकी चल रही है? गवर्नमेंट की चल रही है। ये क्या है? प्रतिबंध है। किस पर? कि सार्वजनिक क्षेत्र पे हम जोर देंगे, हमारी बस चलेगी गवर्नमेंट की और किसी की। हाँ, स्टेट के बाहर, महाराष्ट्र से बाहर आने जाने के लिए तो भाई प्राइवेट चल जाएगी, पर महाराष्ट्र के अंदर नहीं चल रही है। आप देखोगे, है ना। राजस्थान में भी लगभग यही हाल है, गुजरात में भी थोड़ा सा यही हाल है, पर एमपी में चला खुद की बस खरीदो और घुमाओ खूब। क्यों? क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट की जो बस वाला जो डिपार्टमेंट था वो पूरी तरह से, बुरी तरह से बर्बाद हो गया, कर्जे में चला गया। तो फिर हमारे देश ने हमारे एमपी ने क्या डिसीजन लिया कि बंद करो और प्राइवेट हाथों में दे दो। पर 1951 से 90 तक तो सब सरकारी था। ठीक है ना। औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस थे। अरे तुमको कुछ भी बनाना लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेने में ही आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, क्या कंपनी भूल जाओ खोलने की। पहले हर चीज का लाइसेंस लेना पड़ता था, मालूम है? ये समझ लो आप। ठीक है। सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप, मतलब रोक टोक। ऐसा नहीं कर सकते, इतना उत्पादन नहीं कर सकते, ये मशीन वहां से विदेश से नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से जले हुए थे साहब। कारण यही था,
हम अब किसी पे भरोसा नहीं करना चाह रहे थे। सरकार बोलती था अब हम ही करेंगे यार, हमको प्राइवेट की तो बात ही नहीं करना। ठीक है, इसके मुख्य चीजें देख लेना, इनका उद्देश्य, हालांकि ज्यादा काम नहीं आएगा ये 1991 से 90 तक की चीजें आपको काम में नहीं आएगी, है ना। ठीक, ज्यादा काम में आएगा 1991 के मुख्य संकट। हालांकि इतना भी ध्यान मत देना है बेटे, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, पढ़ लेना। संकट क्या थे 1991 में? हमारा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 7% तक पहुंच गया था। सर ये क्या है बेटा, सच बताऊं ये तो आपको तभी समझ में आएगा, इस पर पूरा एक चैप्टर है हमारा, ठीक है ना, वहीं थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ये क्या बोल गया। अभी मैं पढ़ाऊंगा भी ना तो भी टाइम वेस्टिंग है। आप एक चीज को समझो, हम हर चीज एक जगह नहीं समझ सकते, थोड़ा छोड़ना पड़ेगा फिर वापस पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। आंतरिक ऋण सकेलू घर, ये भी वहीं पर समझ में आएगा। नकारात्मक कृषि वृद्धि, नकारात्मक कृषि वृद्धि का मतलब क्या हुआ? उत्पादन के बजाय लोग कर्जे में जा रहे हैं, है ना। मुद्रास्फीति दर मतलब महंगाई, महंगाई 13 से 14% तक बढ़ गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार तेल तले पर पहुंच गया था, तले पर पहुंच गया था मतलब कि कम हो गया था। ये भी आगे समझ में आएगा अर्थशास्त्र में, है ना। ये अर्थशास्त्र की चीजें बेटा, ये सब अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे अपन, है ना। भुगतान संतुलन की स्थिति दयनीय थी, ये भी आप यदि देखोगे ना अर्थशास्त्र में, ये एक चैप्टर है भुगतान संतुलन। विदेशी विनिमय दर, ये भी एक चैप्टर है, ये अर्थशास्त्र के विषय है, ठीक है। रुपए, ये सब उधर ही समझना है, मतलब वो आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे ना, है ना, और फिर जब इसको पढ़ोगे तो आपको यह आसानी से समझ में आएगा, इसलिए यहाँ ध्यान नहीं दे पाएंगे। खास चीज थी 1991 से नवीन आर्थिक नीति एवं उसका व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव। बिल्कुल 1991 में हमारी आंखें खुली और हमने वो जो नीति बना रखी थी ना, कौन सी, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना और बाकी निजी को काट देना, वहां जाके हमको समझ में आया नहीं बाबा ये तो बहुत गलत हो जाएगा। जो आपने इसके जस्ट ऊपर पढ़ा ना कि 1991 में जो आर्थिक संकट आया था वो हमारी पुरानी नीतियों के कारण आया था। हर चीज क्या गवर्नमेंट करेगी, लाइसेंस ये वो, बात समझ में आ रही है ना। जब व्यापारी नहीं आदमी स्वतंत्रता पूर्वक कर पाएगा तो तुम्हारे अर्थव्यवस्था कैसी बनेगी बोले, हर चीज तुम ही कर लोगे तो, बात समझ में आ रही है। तो फिर हमारे देश ने 1991 में बहुत सही आर्थिक नीतियां लेके आए, है ना। इसको हम इन आर्थिक नीतियों को हम क्या बोलते हैं, 1991 की नवीन आर्थिक नीतियां बोलते हैं बेटा, है ना। इसमें सबसे मुख्य विशेषता यहां से चालू हो रही है, ठीक है, पेज नंबर 77 से देखोगे सबसे नीचे और 78 पर ऊपर से। चलिए, लाइसेंस से मुक्ति, लाइसेंस से मुक्ति, पहला इसका सुधार क्या था, ये जो सरकार ने जो 1951 से 91 तक हर चीज का लाइसेंस, साला सुई भी बनाना हो तो बोले लाइसेंस लगेगा, कपड़े भी बनाना तो बोले लाइसेंस लगेगा, मतलब है। तो हर चीज का जो लाइसेंस था ना वो यहां पर उन्होंने खत्म कर दिया। भाई सीधी सी बात है, आजादी रहेगी तो आदमी काम कर पाएगा ना, है ना। क्या होता था, लाइसेंस के नाम पर सरकारी अधिकारी लोग पैसा बहुत खा जाते थे, बार बार धमकाना, तेरा ऐसा कर रहा है तेरा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ला पैसे। ये हुआ था, ये हकीकत थी, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में कमी करना, 1951 से 91 तक हमने सार्वजनिक क्षेत्रों को बहुत महत्व दिया, पर 91 से हमने बोला बस छोड़ो, जो सरकारी काम संभल पा रहे हैं उसी को करो। अरे मारुति सुजुकी गवर्नमेंट की थी 1991 तक, या वहां से चालू हुई थी, बात समझ में आ रही है। मतलब कार भी कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, समझ में आ रही है बात। हीरो होंडा में भी गवर्नमेंट का वो था, सारा काम बोला हम करेंगे। एयर इंडिया गवर्नमेंट की बिकने के कगार पे आ गई है, समझ में आ रही बात। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी करी, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में जो 4 उद्योग तक सीमित कर दिए सिर्फ, और बाकी शेष उद्योगों पर निजी क्षेत्र के लिए मुक्त कर दिया, करो बिजनेस तुम इसमें,
क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे ट्रांसपोर्ट, बसें चलाना क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट, यातायात क्षेत्र कहलाएगा। तो यातायात पे किसका कब्जा था? सरकार का था। अब वो उसको उन्होंने क्या कर दिया? निजी क्षेत्र में डाल दिया। मतलब अब आप अपनी बसें चालू कर सकते हो। समझ में आई बात? निजी क्षेत्र का मतलब। ठीक। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं, उल्टा, निवेश नहीं, विनिवेश। मतलब गवर्नमेंट की जो ऐसी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी उनको गवर्नमेंट ने बेच दिया, और बेच के जो पैसा आया अच्छे बिजनेस में लगाया। बेटा एक सिंपल सी बात है, कोई सा बिजनेस बिजनेस मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में गवर्नमेंट का बहुत कमा रहा था और कोई गवा रहा था, तो हो क्या रहा था? वो अच्छी औलाद जो कमा के लाती थी वो नालायक को पालने के चक्कर में वो भी बर्बाद हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा, बोला ये नालायक को निकालो घर से बाहर, मतलब कि इसको बेचो, इससे जो भी पैसा आए और जो अच्छा लायक है उस पर लगाओ, ये और कमाएगा। ये है डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर? विदेशी पूंजी का उदारीकरण, विदेशी समता भागीदारी को बढ़ाकर, हाँ, विदेशी पूंजी का भागीदारी, इसको एफडीआई बोलते हैं, है ना? वहां लिख लो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी से जले हुए थे। कोई भी विदेश से कोई बोलता था तो हम हाथ जोड़ के पैर पड़ के मना करते थे, ना बाबा तू हमारा बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों? अरे तुम्हारा भरोसा नहीं, एक आया था 200 साल पहले, गुलाम बना के चले गए। बात समझ में आ रही है? तो हम 1951 से लेकर 91 तक तो हमने इनके, माफ कर दो साहब, आप हमारे यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। पर इनको समझ में आ गया, बेटा बाहर से पैसा ही नहीं आएगा तो तुम करोगे क्या? बात समझ में आई? इनको अक्ल आ गई। इन्होंने बोला, भाई वेलकम, आओ विदेशी लोग, लगाओ कंपनियां। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलते हैं? उदारीकरण कर दिया। विदेशी पूंजी मतलब हमारे देश में विदेशी पैसा बिजनेस में लग रहा है ना, तो क्या कहलाएंगे? विदेशी पूंजी। बिजनेस में पैसा लगाना, पूंजी लगाना। कौन लगा रहा है? विदेशी लोग। विदेशी पूंजी का उदारीकरण, दया करना। लगाओ लगाओ, चलो आ जाओ, कौन सी कंपनी डालना है, आ जाओ डालो। समझ में आ रही बात? पहले क्या होता था, जैसे कि मारुति सुजुकी, अब सुजुकी जापान की कंपनी है, राइट? उसको क्या करना था? इंडिया में कार कंपनी खोल ली थी। पर 1991 तक हम लोगों ने किसी को हाथ लगाने दिया? नहीं नहीं नहीं। तो हमने बोला था कि एक काम करते हैं गवर्नमेंट ने, कि 75% हमारे शेयर रहेंगे। अब शेयर तो अपन पढ़ चुके ना बेटा, और हमने उसमें जान लिया जिसके पास में 51% शेयर होंगे वो कंपनी का मालिक, और जिसके पास 75 होंगे वो तो सर्वस्व मालिक हो गया, उसी की चलेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है एक काम करते हैं, तुमको डालना हो डालो, और 75% किसके? हमारे हाथ में, और केवल 25% तुम्हारे, ताकि तुम पर हमारा पूरा कंट्रोल रहे। ये चल रहा था 91 तक। ठीक। हीरो होंडा, हीरो होंडा, तो होंडा भी जापान की कंपनी। तो जापान की कंपनी पर अपन ने क्या बोल दिया कि भैया हमारा हीरो उस पर हम चिपकाएंगे, वही 75%। समझ में आ रही बात? मतलब किसी भी कंपनी को डायरेक्ट हमारे यहाँ पैसा लगाने की, 100% पैसा लगाने की, मतलब खुद की कंपनी चलाने का कोई अधिकार नहीं था। हमारे साथ में मिलके करो तो करो, और उसमें भी हम इतना परसेंट हमारा, तो कोई आता ही नहीं था। है ना? फिर 1991 से क्या हुआ? छूट दे दी, राइट? तो देखो फोर्ड कार की कंपनी ना, फोर्ड विदेशी कंपनी, पूरा 100% पैसा उन्हीं का है, इंडिया का नहीं है। होंडा बाद में अलग हो गया, हीरो से होंडा अलग हो गया, और उसने अपना होंडा अलग चालू कर दिया। ठीक है? मारुति से सुजुकी हट गया है बेटा, सुजुकी अपना अलग चला रहा है। ठीक है? ये कहां से हुआ? 1991 से चालू हुआ। उसके पहले तो पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये समझ रहे हो ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको एफडीआई बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितनी 100% की छूट दे दी, पूरी की पूरी तुमको कंपनी लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं यार। समझ में आई? तकनीकी समझौते के लिए उदार नीति, मतलब हम पीछे क्यों थे? अपने टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम कोई मशीन खरीदने जाते थे ना,
तो गवर्नमेंट हमको बोलती थी कहाँ जा रहे हो, विदेश, विदेश से कुछ नहीं लाना, विदेश में पैसा जाएगा, है ना, विदेश में पैसा जाएगा, गलत बात है, नहीं लेके आओ। समझ में आ रही बात? पर अब हमने क्या बोला कि यदि आप विदेश से टेक्नोलॉजी खरीद के ला रहे हो, लाओ, वेलकम। क्यों? बिना टेक्नोलॉजी के कैसे आगे बढ़ेंगे भाई, है ना। 1991 तक जहां तक मुझे याद है, दूरदर्शन जो चलता था ना, हमारा विदेशी उपग्रहों पे चलता था, सैटेलाइट पे चलता था, हमारा खुद का कुछ नहीं था, हमने किराए पे ले रखा था, मालूम है। 1991 के बाद में ये उदार नीति के कारण ही, ये टेक्नोलॉजी के कारण ही, ये जो पॉइंट बोल रहा हूं, इसके कारण ही बेटे हमने हमारे उपग्रह छोड़े और हमारा खुद का सैटेलाइट रहा। हालांकि वो भी विदेशों से मिल के मदद करके ही बना, पैसा हमने लगाया। वो तो अभी अभी अपन लोग अपने उपग्रह बनाने लगे। चलिए, अभी अभी का मतलब 10-20 साल से तकनीकी समझौता हो गया। हाँ, विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड की स्थापना करी। एक बोर्ड बना दिया गवर्नमेंट का। यदि आप कोई विदेशी हमारे यहाँ के, या हम विदेश में जाके, भाई अपन विदेश में जाके बिजनेस करेंगे तो ज्यादा लाभ है ना, क्योंकि बाहर का पैसा अपन अपने यहाँ लाएंगे, हाँ है ना, हमको एक्सपोर्ट करने में फायदा है, विदेशी पैसा हमारे यहाँ आएगा, हम भले बोलेंगे। तो उन्होंने क्या करा, एक बोर्ड बनाया कि यदि आपको विदेश में बिजनेस करना है ना, हम आपको समझाएंगे वहां कैसे करना है, क्या करना है, आप चाहते हो हम बताएंगे। ये कौन बोल रहा है? एक बोर्ड बनाया, विदेश निवेश प्रवर्तन बोर्ड। बात समझ में आई? लघु पैमाने के उद्योगों की स्थापना, छोटे छोटे बिजनेस उद्योगों को हमने क्या दिया, बढ़ावा दिया, लाइसेंस खत्म कर दिया। बोले ठीक है, इतने लाख तक का यदि आपको बिजनेस करना है ना, कोई लाइसेंस नहीं, करो, डालो दुकान, चालू करो। समझ में आई बात? आगे तो ये यहां पर क्या थी, इसकी विशेषताएं थी, इसमें ऐसा ऐसा हुआ था, आईएमपी है ये विशेषताएं, आईएमपी बिल्कुल लिख लो, ठीक है। इसके बाद में आता है विभिन्न आर्थिक सुधार। तो अब ये जितनी भी बातें हुई ना, ये जो अपन ने पढ़ी, हम अभी जो आगे पढ़ने वाले हैं, जितनी भी बातें हमने अभी पढ़ी विशेषता के रूप में, वो आगे के जो 3 पॉइंट आने वाले हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण, है ना, इन तीनों पॉइंट की ही विशेषताएं, इन तीनों पॉइंट के कारण ही क्या बना, ये विशेषताएं बनी। हमने ये नहीं सोचा था कि हम लाइसेंस मुक्त करेंगे, हमने बोला हम उदारीकरण करेंगे। तो उदारीकरण के अंदर हमने लोगों पर दया दिखाई, उदार, है ना, और क्या करा हमने, बेटा चल इतने लाख का बिजनेस करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं, जा लाइसेंस कैंसिल। ये क्या था, उदारीकरण। तो उदारीकरण में हमने क्या अपनाया, लाइसेंस को खत्म करा, तो उसकी एक विशेषता बन गई। तो ये विशेषता कहां से बनी, इन तीनों पॉइंट से बनी बेटे, क्लियर। तो उदारीकरण में हमने क्या बोला, हमने प्रतिबंधों पर न्यूनतम कर दिया या डील दे दी। बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे बेटा, इतने सारे कि अपन सोच भी नहीं सकते। अभी तो इतने अपन आजाद है, कोई सा भी बिजनेस कर ले बेटा, 2-4 को छोड़कर। जैसे मेडिकल नहीं खोल सकते जब तक आप उसके लायक पढ़े नहीं हो, हाँ पढ़ चुके हो, एम फार्मा आपने करा हुआ है, बेटा खोल ले, ठीक है। हथियार नहीं बना सकते है ना, परमाणु के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बस ये कुछ बहुत जो जिसमें खतरा है, बाकी सारी चीजें तुम कुछ भी करो यार, टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री डालना डालो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं, तुम डालो बस। समझ में आई बात? ये क्या था, उदारीकरण था, ठीक है। अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था, वस्तु और सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था। मतलब अपन है ना, एमपी से महाराष्ट्र यदि कोई सामान ले जा रहे हैं तो ऐसा लगता था जैसे कोई चोरी करके ले जा रहे हो, या महाराष्ट्र से कोई सामान एमपी में आता था, ऐसा लगता था जैसे कोई चोरी करके ले जा रहे हो, इतने प्रतिबंध। खत्म, ले जाओ यार, खूब बेचो, लाओ, खरीदो। समझ में आई बात? वस्तुओं सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता, मूल्य किसने डिसाइड कर रखे थे, हर चीज के, गवर्नमेंट ने। समझ में आ रही बात? जैसे पेट्रोल भी पहले आपने ध्यान दिया होगा,
कि पेट्रोल पहले कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट, उसका रेट। अब गवर्नमेंट ने किस पे छोड़ दिया? बाजार पर। इसलिए तो रोज पेट्रोल का भाव कम ज्यादा होता है, पहले नहीं होता था। पहले हर 2 महीने 3 महीने में गवर्नमेंट उसका रेट बदलती थी। समझ में आई बात? विदेशी पूंजी तकनीक को आकर्षित करने के लिए सरल बनाया गया। ये सारी चीजें, आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाया गया, कर दरों में कमी लाई गई। ठीक। उदारीकरण के प्रमुख उपाय है ना, तो प्रमुख उपाय क्या थे? इंस्पेक्टर राज को समाप्त किया गया। इंस्पेक्टर राज समझ रहे हो? मैंने बताया था ना, अधिकारी है ऐसा कर रहा है तेरा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, चल ला। ये क्या था? इंस्पेक्टर राज। सबसे बुरा, इन्होंने इतना कमाया। इसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर की बात नहीं हो रही बेटे, है उस डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी जो उसके अंदर वो बिजनेस आता था, मतलब वो उसको अधिकार इतना दे दिया था कि वो एक साइन करके उस बिजनेस को बंद कर सकता था। समझ में आ रही है? अपन ने अभी पढ़ा था चैप्टर 2 में, अधिकार और दायित्व का बैलेंस बना के रखना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, ज्यादा अधिकार होगा। गवर्नमेंट ने इन लोगों को क्या कर दिया था? अधिकारियों को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए थे, और वो क्या कहलाया? इंस्पेक्टर राज। ठीक। बहुत लूटामारी करी इन्होंने, बिल्कुल कोई दो मत नहीं है, बर्बाद कर दिया इन्होंने, ये समझ लो। वस्तुओं की कीमत का निर्धारण उत्पादक को, मतलब निर्माणकर्ताओं द्वारा किया जाता था। कितने का होगी कीमत, वो कौन डिसाइड करेगा? उसका उत्पाद करने वाला। तो ये जो ऊपर आपने पढ़े ना अभी जस्ट, और नीचे ये जो उपयोग, ये वही बातें, उनको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, नया कुछ नहीं है। आईएमपी बेटे है ना, कर लेना। निजीकरण, निजीकरण का मतलब हुआ कि जो सार्वजनिक क्षेत्रों में जो हमने पकड़ बना रखी थी ना, कार भी बनाएंगे तो हम बनाएंगे, बाइक भी बनाएंगे तो हम बनाएंगे, सुई भी बनाएंगे तो हम बनाएंगे। अब उसको हमने क्या कर दिया? बेटा जिसको जो बनाना है बनाओ यार, हमसे तो नहीं संभल रहा। इसको क्या करेंगे? निजीकरण। सार्वजनिक को निजी कर दिया, है ना। बसें पहले सार्वजनिक थी, मतलब सरकार की थी, उसको क्या कर दिया? उसको बेचना अलग बात है बेटा, बात को समझो। उसको बेचना अलग बात है, और उसमें इजाजत दे देना, परमिशन दे देना कि चलो ठीक है अब तुम भी बस चला देना, ये निजीकरण है। भाई गवर्नमेंट तो चला ही रही है बस, तुम भी चला लो। गवर्नमेंट तो सुई बना ही रही थी, तुम भी बना लो। इसको बोला गया क्या? निजीकरण। ठीक है। और इसके बाद में इसमें एक चीज थी यार, निजीकरण तो ये हो गया। चलिए, तो निजीकरण का मतलब समझ में आया? सरकारी तंत्र के आकार को कम कर दिया गया, आर्थिक विकास की गति को तेज करना था, उपक्रमों के प्रबंधन को बेहतर करना था। ठीक है, ये सारे थे। वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ? विश्व के साथ में जुड़ना। देखो 1951 से 91, देखो हर बात में मैंने ना वाले समय और 91 के बाद, तो तुमको वो भी समझ में आ रहा है कि उसमें क्या चल रहा था वाले समय में, और 91 के बाद क्या हो रहा है ये भी। तो उस समय में 91 के पहले हम लोगों ने ना अपना नेटवर्क काट दिया था विश्व से। हमको मतलब ही नहीं, ना हम बाहर जाएंगे ना किसी को आने देंगे, तो हम अल्लग थल्लग पड़ गए थे। इसलिए तो हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, है ना। इसलिए से 1991 का संकट आया था, आर्थिक संकट आया था। तो हम समझ गए थे भैया अलग बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अपन ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या करा, अब हम सभी देशों से विदेशों से हम क्या चाहते थे? जुड़ना चाहते थे, उनसे व्यापार करना चाहते थे। इसलिए हम क्या, वैश्वीकरण को हमने महत्व दिया। ठीक है, इसका मतलब यह था कि कोई भी व्यक्ति विदेश से सामान खरीद सकता था, विदेश में बेच सकता था। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति विदेश में अपना व्यापार प्रारंभ कर सकता था, और या कोई भी विदेशी व्यक्ति अपने यहाँ देश में व्यापार प्रारंभ कर सकता था। देखो ये विशेषता में अपन ने देखा था ना, विशेषता में आ जाओ, ये विदेशी पूंजी का उदारीकरण है ना, ये किससे बना? ये उसी पॉइंट से बना, है ना, वैश्वीकरण से। तकनीकी समझौते के लिए उदारी नीति, ये भी वैश्वीकरण की विशेषता है ना। विदेशी विनिमय प्रवर्तन बोर्ड, ये भी उसका ही विशेषता है। लघु पैमाने में उत्पाद करना, ये उदारीकरण है ना।
सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना, ये प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है। ये उन्हीं से बना है, इन 3 पॉइंट से ही विशेषता बनी है। मतलब यदि आपने तीनों के जो पॉइंट याद कर लिए ना, तो आपको विशेषता याद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी याद आ रहे हैं तीनों के पॉइंट एक साथ लिख देना, वो वाली विशेषता हो जाएगी। ठीक है, निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, आधुनिकरण तो सब ऐसी ही बात है। इंडिया का विजन, ये थोड़ा सा पढ़ के जाना बेटा, इंडिया का विजन भी 2020, आर्थिक सुधार के उद्देश्य। बेटा बस 2 मिनट काम की बात। आर्थिक सुधारों के उद्देश्य आईएमपी टॉपिक है, ठीक है ना। वही बातें कही गई है, वही बातें जो हमने अभी तीनों में पढ़ी है ना भाई, वही बातें कही गई हैं। ठीक है, इनको पढ़ के देखना, बहुत आसान है। ठीक है, और इसके बाद में आता है सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ भी इस चैप्टर में ऐसा नहीं है जिसमें वो एमपी बोर्ड ध्यान देता है, वहीं की वही बातें गोल 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 गोल। ठीक, तो चैप्टर 3 में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद में इसके एमसीक्यूज हैं, वो जरूर करके देखना। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज हमारा यही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अब हम चैप्टर 4 में मिलेंगे बेटा। ठीक है, नियोजन, चैप्टर 4 क्या आ रहा है, नियोजन, प्लानिंग। अच्छा चैप्टर है, 3 से 4 दिन लग सकते हैं। चलिए, ओके।